नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर राज्य की उत्पत्ति और उनके सिद्धांतों के आधार पर आलोचना। सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति में हमने हॉब्स के विचारों का विश्लेषण किया। राज्य एक समझौते का परिणाम है, ऐसा इन लेखकों का मानना है। हॉब्स, लॉक, रूसो, तीनों ही विचारकों ने सामाजिक समझौते सिद्धांत को इस तरह से समझाया कि राज्य को बनाया गया है। इसके क्या कारण रहे, क्या परिणाम रहे, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और किस तरह हम राज्य को एक समझौते का परिणाम मानते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत में सबसे पहले हॉब्स ने अपने समय और परिस्थितियों के अनुरूप अपनी पुस्तक लेवियाथान यानी मानव देव में सामाजिक समझौते सिद्धांत की विवेचना की, जिसमें लेखक उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जो उसने महसूस की कि मेरी माँ ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, एक मुझे और एक भय को। भय यानी भयभीत करने वाला वातावरण। ऐसा लेखक क्यों कह रहा है, ऐसा विचारक क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने मानव स्वभाव का जो विवरण दिया है उसमें मानव को अत्यधिक क्रोधित, स्वार्थी, प्रतिस्पर्धी, रक्त पिपासु, अपने हितों को साधने वाला, व्यक्तिगत स्वार्थों को महत्व देने वाला, इस तरह के मानव की विवेचना की। यानी व्यक्ति सदैव अपने हित के लिए ही काम करता है और जो उसके पास नहीं है उसे प्राप्त कर लेना चाहता है और प्राप्त करने के बाद ही वह उसे अपने पास रखना चाहता है। रक्त का पिपासु मानव, यानी यदि उसके पिता की हत्या किसी ने कर दी और उसकी संपत्ति किसी ने चुरा ली, तो हॉब्स के अनुसार व्यक्ति इतना स्वार्थी है कि वह अपनी संपत्ति चुराने का बदला पहले लेना चाहता है। इस तरह से लेखक की जो विवेचना है मानव स्वभाव के संबंध में वो ये है कि व्यक्ति में जो है आसुरी गुण ज़्यादा पाए जाते हैं। हिंसक मानव को कंट्रोल करने के लिए किसी शक्तिशाली शासक का होना जरूरी है। लेखक ने प्राकृतिक अवस्था का जो वर्णन किया, उनका कहना है प्राकृतिक अवस्था अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब मानव का स्वभाव स्वार्थी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी इस तरह का है तो प्राकृतिक अवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं बताई गई। ऐसी स्थितियों का जब नियंत्रण करने की बात आती है तो एक शक्तिशाली शासक की आवश्यकता महसूस की गई। सामाजिक समझौते सिद्धांत के तहत लेखक के द्वारा ये बताया गया, हॉब्स के द्वारा, कि मानवीय समाज यानी जो व्यक्ति हैं वो एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं और एक व्यक्ति विशेष को अपने अधिकार समर्पित करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, मैं अपने अधिकारों को तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ, तुम भी अपने अधिकार दूसरे व्यक्ति को दे दो। यानी एक शासक को सब लोग अपने अधिकार देना चाहते हैं। इसके पीछे तथ्य ये है कि जो शक्तिशाली शासक तैयार होगा, जो नेतृत्व तैयार होगा, वो नेतृत्व समाज को कंट्रोल करेगा, मानवीय समाज को अधिकार देगा, व्यवस्था देगा, नियंत्रण देगा, निर्देशन देगा। इस तरह से एक शक्तिशाली शासक के प्रति सभी ने समर्पित भाव व्यक्त किया। फिर समझौते का कारण बना भय और असुरक्षा से छुटकारा पाना। यानी भयभीत करने वाला रक्त का पिपासु जो मानव है कभी किसी की हत्या कर सकता है, हिंसा कर सकता है, अपने हित के लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। तो ऐसी स्थितियों से
वह और असुरक्षा से छुटकारा पाने के लिए उसके मानव ने एक समझौता किया और जो शासक तैयार हुआ उसे निरंकुश तंत्र या राजतंत्रीय व्यवस्था का नाम दिया गया और वह अपने शासक के लिए, हॉब्स कहता है, मेरा संप्रभु, संप्रभु शब्द यूज किया। और संप्रभु का मतलब होता है जो आंतरिक और बाह्य रूप से डिसीजन मेकर हो। मेरा संप्रभु अद्वय, अमर, अखंड, सर्वोच्च, निरपेक्ष, सर्वशक्तिमान है। यानी मेरा जो शासक है उसकी शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली हैं, उसकी पावर इतनी शक्तिशाली है कि वह दूसरे को अपनी शक्ति देने के लिए तैयार नहीं। उससे ऊपर कोई कानून नहीं, उसके बराबर कोई शक्ति नहीं, उसका कोई विकल्प नहीं, जो कुछ है वही है। यानी जैसे निरंकुश तंत्र में हम पढ़ते हैं, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य, मैं ही सरकार। उसी तरह से लेखक के द्वारा अपने शासन व्यवस्था में जो शासक बना, समझौते का परिणाम उसको अत्यधिक सर्वोच्चता प्रदान की और उस सर्वोच्चता में उनका कहना है कि निरंकुश तंत्र की शक्ति किसी को दे नहीं जा सकती। जो राजा है उसका कोई विकल्प नहीं होगा। जो राजा है वो सर्वशक्तिमान है। जो राजा है उसके आदेश की अनुपालना सभी को माननी होगी। वही सर्वोच्च है, वही सर्वोत्तम है और सभी लोग उसके आदेश की अनुपालना में अपना अपना दायित्व या कर्तव्यों की पूर्ति करेंगे। इस तरह जो मनुष्य का स्वभाव था, क्रोधी, लोभी, अहंकारी प्रवृत्ति का मानव जो है उसे नियंत्रित करने के लिए एक शक्ति का होना अनिवार्य। यहाँ पर हॉब्स ने राज्य एवं सरकार में कोई अंतर नहीं किया, क्योंकि राज्य एवं सरकार दोनों ही एक व्यक्ति को माना, जबकि यदि हम इसके आलोचना की दृष्टि से देखेंगे तो राज्य और सरकार दो अलग अलग पहलू हैं। यहाँ राज्य और सरकार एक ही पहलू है और वो है निरंकुश तंत्र। यानी हॉब्स ने मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते का कारण, समझौते का स्वरूप, 4 पॉइंटों में अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किया। इसके सिद्धांतों की आलोचना में ये पॉइंट आता है, मानव के स्वभाव का एकांकी पक्ष। यानी हॉब्स ने मानव का केवल आसुरी गुणों से परिपूर्ण मानव बताया, जबकि आलोचक कहते हैं मानव में दोनों ही गुण पाए जाते हैं, देवीय गुण और आसुरी गुण। हाँ, मात्रा दोनों में कम और ज़्यादा हो सकती है। किसी में देवीय गुणों की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, किसी व्यक्ति में आसुरी गुणों की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक पक्षीय दृष्टिकोण नहीं हो सकता। इसी तरह दूसरी आलोचना बनाई गई, निरंकुश तंत्र का इसने पक्ष लिया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का पक्षधर नहीं है, जबकि वर्तमान समय में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था का नाम दिया जाता है। लेखक ने, हॉब्स ने राज्य एवं सरकार में अंतर नहीं किया, जबकि आलोचक कहते हैं राज्य एक संस्था है और उसका मूर्त रूप जो है सरकार है। निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, सार्वभौमिकता, ये 4 पहलू हैं राज्य के और इन 4 पहलुओं में राज्य सरकार जो है उसका एक अंग है। यहाँ शासन व्यवस्था का जो रूप हॉब्स ने बताया, निरंकुश तंत्र, वही राज्य और वही सरकार है। इससे हम निरंकुश तंत्र को बढ़ावा देने की बात करने लगे, लेकिन आलोचक कहते हैं कि हॉब्स ने निरंकुश तंत्र को बढ़ावा दिया है, लोकतंत्र का पक्ष नहीं लिया, जबकि जन सहभागिता लोकतांत्रिक व्यवस्था में ज़्यादा पाई जाती है।
इसके साथ साथ कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया गया। संप्रभुता शब्द यूज किया गया, लेकिन कानून से ऊपर उसका शासक है हॉब्स का। जब कोई शासक स्वयं कानून बन जाता है तो वह बहुत ज़्यादा तानाशाही शासन का स्वरूप धारण कर सकता है, जिससे जनता पर अत्याचार की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। कानून समाज को नियंत्रित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए अनिवार्य है। हॉब्स ने, ये मध्ययुगीन विचारक हैं, इन्होंने कानून को महत्व नहीं दिया। इसके साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी गलत है। सामाजिक समझौते सिद्धांत में यह तथ्य प्रस्तुत किए गए कि मानव समुदाय एक स्थान पर इकट्ठे होकर समझौता करता है और राज्य का निर्माण करता है, जबकि इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता कि राज्य को किसी समझौते के द्वारा बनाया गया। विकासवादी सिद्धांत इस बात की आलोचना करता है। उसका कहना है राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ है, न कि निर्माण। राज्य निर्माण का परिणाम नहीं है, विकास का परिणाम है। आदि मानव था, जंगलों में रहता था, धीरे धीरे सामाजिक श्रेणी में आया और धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ी, उसी प्रकार से राज्य का स्वतः ही विकास हो गया। तो लेखक की ये आलोचनाएं हमने पढ़ी, हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनाएं। मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और समझौते का कारण, समझौते का स्वरूप। जब इतना हिंसक मानव है और उसमें विवेक नाम की चीज़ नहीं, वो रक्त का पिपासु मानव है, वो समझौतेवादी प्रवृत्ति में कैसे प्रवेश कर सकता है? आलोचकों का ऐसा मानना है। तो मध्ययुगीन विचार के सामाजिक समझौते सिद्धांत में इस तरह से हमने आलोचनाएं पढ़ी, लेकिन फिर भी कुछ महत्व की बात यह है कि समझौता व्यक्ति समाज के साथ करता है, समझौता व्यक्ति राज्य के साथ करता है, यानी राजा प्रजा के लिए काम करते हैं और प्रजा राजा और राज्य के लिए काम करे, ये एक दूसरे के पूरक हैं। संप्रभुता, जो आज हम राज्य की मुख्य परिभाषाओं में पढ़ते हैं, हॉब्स ने उस शब्द का प्रयोग किया। आंतरिक और बाह्य रूप से डिसीजन मेकर, जो भी सरकार है वो जनता के हितों में निर्णायक होती है, उसे निर्णय लेने का अधिकार होता है, इसे हॉब्स ने उल्लेखित किया। और व्यक्ति की सुरक्षा का दायित्व शासन व्यवस्था पर डाला गया। इससे इसके विचारों में व्यक्तिवादी विचार भी दिखाई देते हैं, यानी ये व्यक्ति के महत्व को भी स्वीकार करता है। कहीं कहीं पर इस लेखक ने ये भी उल्लेख किया कि शासन व्यवस्था यदि तानाशाही शासन का रूप ले तो मानवीय समाज उसका विरोध भी कर सकता है। तो आज हमने अध्ययन किया हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। नमस्कार।